हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, इन्वेस्टिंग का पर्पस क्या होता है? इन्वेस्टिंग का पर्पस होता है कि हम ऐसे बिजनेस में पैसा लगाएं जिसमें आने वाले टाइम में ग्रोथ हो, ताकि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसकी कैपिटल बढ़े और हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में आए। तो अगर हमें सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो हमें समय से पहले ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करना पड़ेगा, इससे पहले कि वहां पर भीड़ पहुंच जाए। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि मार्केट वर्क्स ऑन ग्रेटर फूल्स थ्योरी, यानी कि मार्केट में एक आदमी दूसरे आदमी को बेचता है, दूसरे आदमी तीसरे आदमी को बेचता है, तीसरा आदमी चौथा आदमी को बेचता है और इसी तरीके से मार्केट काम करता है। तो सबसे पहले जो खरीदता है वो सबसे ज्यादा स्मार्ट होता है और जो सबसे आखिरी में खरीदता है उसे हम कहते हैं ग्रेटर फूल। तो अगर आपने लोज में खरीदा है तो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, और अगर आपने हाई में खरीदा है तो आप ग्रेटेस्ट फूल हैं। तो आज हम एक ऐसे ही सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें इस वक्त काफी हलचल हो रही है और उसके ट्रेंड पर बिल्डअप हो रहा है। और अगर हम इस वक्त इस सेक्टर में घुसते हैं और उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो हम काफी ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन अपने इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं। तो वो सेक्टर कौन सा है? वो सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर। आइए इस सेक्टर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। आइए पहले जानते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में आता क्या क्या है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में आता है हॉस्पिटल्स, इसमें आता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इसमें आती हैं डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स, यानी कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे तरह तरह की जो मशीनें दिखती हैं वो डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स में आ जाती हैं। और डायग्नोस्टिक्स, यानी कि जब आप अपने फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, अपने शुगर का टेस्ट कराते हैं, तो वो होती है डायग्नोस्टिक्स। और इसके अलावा इसमें इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है। और साथ में इसमें टेलीमेडिसिन, जो एक उभरता हुआ सितारा है, यानी कि कोविड के टाइम से अगर आपने देखा होगा तो ज़्यादातर जो डॉक्टर्स थे वो ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते थे, तो उसे टेलीमेडिसिन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस सेक्टर में किस तरीके की ग्रोथ हुई है पिछले कुछ सालों में। आइए इसको देखते हैं। तो अगर आप देखें तो 2016 में जो इस पूरे हेल्थ केयर इंडस्ट्री की साइज थी वो 110 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। और आप देखिए कि साल दर साल इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और 2022 में एस्टिमेटेड है कि ये 372 बिलियन यूएस डॉलर्स की इसकी साइज हो जाएगी, यानी कि 2016 के कंपैरिजन में लगभग 4 गुना। तो इसमें हमें 22% की CAGR यानी एनुअल ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये सेक्टर इतना बड़ा होता जा रहा है कि इस वक्त इसमें 4.7 मिलियन यानी कि 47 लाख जो हैं इसमें एम्प्लॉयज नौकरी कर रहे हैं। अब अगर हेल्थ केयर के जो इंडिविजुअल जो सब सेक्टर्स हैं उनकी बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रहा है, और यही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एंट्री है इस पूरे सेक्टर में। तो 80% ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर जो है ये हॉस्पिटल्स में ही होता है। तो जो भी आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की चेन्स देखते हैं, फोर्टिस, अपोलो, तो वो सब मिलाकर 80% बनता है हेल्थ केयर में। अगर फाइनेंशियल ईयर 17 में देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर की जो टोटल वैल्यू थी वो 72 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, जो कि बढ़ के FY23 में जाकर 132 बिलियन 132 बिलियन यूएस डॉलर्स की होने जा रही है। और इसमें हमें 16 to 17% CAGR का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं फार्मा में भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 30% के रेट से ये फार्मा कंपनीज जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, और इसकी वैल्यू भी 2030 तक 130 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। और करेंटली ये 41 बिलियन की इसकी इंडस्ट्री की वैल्यू आके जा रही है। लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम है इसमें इन्वेस्टमेंट की। पहली चीज तो यह कि फार्मा में की इतनी सारी कंपनियां हैं, तो कौन सी कंपनियां किस बिजनेस में है इसको समझना आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता है कि किस फार्मा में इन्वेस्ट करें, और आप जानते हैं सारी फार्मा की कंपनियों में तो आप इन्वेस्ट कर नहीं सकते। दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम है कि काफ़ी सारी फार्मा कंपनीज जो है USA में बिजनेस करती हैं और वहाँ पे लॉ सूट का बड़ा चक्कर है। अगर किसी ने किसी कंपनी के ऊपर लीगल केस कर दिया तो कंपनी के शेयर काफ़ी तेजी के साथ गिरने लगते हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है।
अगर हम डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक सब सेक्टर की बात करें तो इसमें भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये इंडस्ट्री 11 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2025 तक 50 बिलियन यानी कि 5 गुना तक बढ़ सकती है, ऐसा जो है इंडस्ट्री एनालिस्ट का अनुमान है। और ये इंडस्ट्री भी 15% के रेट से ग्रो कर रही है। और डायग्नोस्टिक्स यानी कि जो हम टेस्टिंग वगैरह कराते हैं उसके मार्केट में जबरदस्त एक्सप्लोजन इंडिया में हो रहा है और इस वक्त एशिया में इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट मार्केट बन गया है। आपके चाइना, जापान, कोरिया के बाद जो है इंडिया लार्जेस्ट मार्केट बन गया है डायग्नोस्टिक्स में। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें भी एक्टिविटी दिख रही है, लेकिन आप जानते हैं अभी भी हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं। ज़्यादातर लोग लाइफ इंश्योरेंस में ही पैसे लगाते हैं और ऑटो के इंश्योरेंस खरीदते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है रिसेंट ईयर्स में। और इस वक्त कहा जाता है कि जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है उसमें 20% जो शेयर होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस का होता है, लेकिन कोविड के बाद इसमें भी हमें एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लेंगे। और आप टेलीमेडिसिन देखिए, इसमें हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है और 20 to 25% का CAGR इसमें देखने को मिल रहा है। और टेलीमेडिसिन में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 2019 में जो इसका साइज था, जो पूरे इंडस्ट्री की साइज थी, वो 830 मिलियन की यूएस डॉलर्स की थी और वो 2025 तक ये 5.5 बिलियन यूएस डॉलर्स हो सकती है, यानी कि 6 गुना इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं हेल्थ केयर का उभरता हुआ सितारा। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि इस सेक्टर में आने वाले सालों में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसका पहला रीजन है कि जो ओल्ड एज के जो लोग हैं उनके नंबर्स देश में बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता है तो हमें बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं, तो फिर हमें उनका इलाज भी कराना पड़ता है। दूसरा जो कारण है राइजिंग मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के नंबर्स बढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास में आ रहे हैं, तो जब उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होती है तो वो हेल्थ पे भी खर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग साल में 2 बार 3 बार फुल बॉडी चेकअप एक्सेट्रा कराते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर ज़्यादा लगाते हैं, दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं। तीसरा जो कारण है लाइफस्टाइल डिजीजेस। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ईटिंग हैबिट्स बदल रही हैं और अब हम उतना हेल्दी नहीं खाते या उस तरीके से हम फिजिकल जो एक्सरसाइज है या लेबर है वो नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पाए जाते हैं। तो इन सब कारणों से जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। चौथा जो ग्रोथ ड्राइवर है वो है मेडिकल टूरिज्म। दोस्तों आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेंगे कि लोग दूर दूर से जो है अफ्रीका से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से इंडिया में ट्रीटमेंट कराते हैं और यहाँ तक कि यहाँ यूएस से वगैरह से भी आते हैं। और क्यों आते हैं इंडिया में? क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट सस्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बाईपास सर्जरी इंडिया में कराएंगे तो उसका कॉस्ट आएगा करीब 8,000 यूएस डॉलर्स, और वहीं अगर आप सिंगापुर में जाके वही ट्रीटमेंट कराएंगे तो डबल से भी ज़्यादा करीब 17,000 to 18,000 डॉलर्स आपको पे करने पड़ेंगे। तो यही कारण है कि काफ़ी दूर दूर के देश से लोग इंडिया में ट्रीटमेंट कराते आते हैं और आने वाले सालों में भी ये हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर हम पब्लिकली अवेलेबल डेटा को देखें तो 8 लाख लोग 2019 में इंडिया में आए थे ट्रीटमेंट कराने को। एक और जो कारण जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को एक नया थ्रस्ट मिल सकता है वो है गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजंस। तो गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में ये अनाउंस किया है कि बाय 2025 2.5% ऑफ जीडीपी वो हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि जितनी हमारी जीडीपी की साइज है उसका 2.5% वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करेंगे और उसको और ज्यादा ग्रो कराने के लिए। दूसरा जो अनाउंसमेंट किया गया था कि बाई 2024 200 बिलियन यूएस डॉलर्स आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हेल्थ केयर में खर्च करेगी सरकार। इसके अलावा कई छोटी मोटी योजनाएं भी अनाउंस की गई हैं, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि अगर आप इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी।
तो ये सब ग्रोथ ड्राइवर्स को देखते हुए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इसके पोटेंशियल को समझ रहे हैं और 2011 से अगर कंपेयर करें तो उसमें करीब 13.5 टाइम्स की बढ़ोतरी हुई है एफडीआई इन्वेस्टमेंट में। और एफडीआई की जहां तक बात है तो एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर के कई एरियाज में 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया है, यानी कि अब बड़ी संख्या में फॉरेन मनी भी हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करेगी और हेल्थ केयर में हमें उसका जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ये जो हेल्थ केयर सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, इसमें से हमें सबसे ज्यादा ग्रोथ मेरे हिसाब से हमें हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेगी। उसका कारण क्या है कि कोविड के सेकेंड वेव में दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से जो है लोग बेड्स के लिए तरस रहे थे। और इससे रिलेटेड मैं आपसे एक डेटा शेयर करता हूं। तो हमारे देश में जितने भी बेड्स हैं उसका 65% बेड जो है वो सिर्फ 7 स्टेट्स में है और 35% बेड जो है बाकी के 21 स्टेट्स में है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अनइवनली बेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे कंट्री में और इसका खामियाजा देश ने भोगता। होपफुली इससे लेसन लर्न किया जाएगा और उस जो बाकी स्टेट्स में जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो ये सब हमें इसका फायदा आने वाले सालों में आते हुए दिखेगा। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं कि इस वक्त 2.3 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इस सेक्टर में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस सेक्टर में डिमांड भी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी हो रही है और ग्रोथ के पोटेंशियल भी है। तो आने वाले सालों में आप देखेंगे कि ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर साबित होगा। तो आइए दोस्तों अब एक कंपैरिजन करते हैं बीएसई का जो हेल्थ केयर इंडेक्स है और उसके साथ निफ्टी या सेंसेक्स का। तो आप अगर बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स को देखिए तो इस साल यानी कि 2021 अक्टूबर तक इसने 15% का रिटर्न दिया था और एक साल में अगर 12 महीने में देखें तो 30% रिटर्न दिया था। और उसके कंपैरिजन में निफ्टी ने ज्यादा रिटर्न दिया 27% और एक साल में भी 51% दिया, वहां पर भी निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया। अब यहां पर हमें थोड़ी परफॉर्मेंस इसमें खराब देखने को मिल रही है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि आपको इस वक्त सस्ते रेट पर वो स्टॉक्स मिल जाएंगे। और एक और चीज कि पिछले 3-4 हफ्तों में हमें हेल्थ केयर में एक करेक्शन भी देखने को मिल रहा है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि जो वीक हैंड्स हैं अब इस सेक्टर से निकल जाएंगे और एक फ्रेश मनी उसमें आने की उम्मीद है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर हमें हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो उसके क्या क्या तरीके हैं। पहला जो सबसे आसान तरीका है कि आप कोई भी ETF उठा लीजिए और उसमें पोजीशन बना लीजिए। अब ETF इस वक्त आपको ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, 2-3 ETF मिल जाएंगे, लेकिन उस ETF में जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कई स्टॉक्स ऐसे डाले गए हैं जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर इसके बावजूद भी ये ETFs आपको ठीक ठाक रिटर्न दे देंगे आने वाले सालों में, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा तरीका ये है कि आप खुद ही एक स्टॉक का बास्केट बना लीजिए और हर एक सब सेक्टर्स में से हेल्थ केयर के आप जो टॉप 2 कंपनीज हैं उनको पिक करके आप एक बास्केट बना सकते हैं और उसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं, ये भी एक तरीका है। और तीसरा जो तरीका ये है कि दोस्तों आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि हमने मिड अगस्त में एक पोर्टफोलियो पब्लिश किया था और उस पोर्टफोलियो में हमने जो है 21 स्टॉक्स फ्रॉम 13 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे और उसका एक बास्केट बनाया था और उसमें हमने हर स्टॉक के 2 लेवल्स दिए थे, साथ में रिस्क लेवल दिया था कि किसमें कितना रिस्क है और साथ में हमने वेटेज भी दिया था, यानी कि कितना परसेंटेज कैपिटल आपको उस स्टॉक में लगाना है। तो उस पोर्टफोलियो की खास बात क्या थी कि उसमें हमने 38% जो वेटेज था वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ही दिया था और हमने उसमें से जो हेल्थ केयर की जो कंपनीज हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं उनको पिक किया था और उसमें जो डिवाइसेस की भी है, डायग्नोस्टिक की भी है और हॉस्पिटल्स की भी कंपनियां हैं। तो अगर आप चाहें तो उस पोर्टफोलियो को रेफर कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको दिखा रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप वीडियो पे जा सकते हैं और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। उस पोर्टफोलियो के बारे में दोस्तों एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि उस पोर्टफोलियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था हमारा जिसमें हमने करीब 6 स्टॉक्स फ्री में दिए थे जो सबको पब्लिकली अवेलेबल थे,
लेकिन बाकी के जो स्टॉक्स थे, स्पेशली जो हेल्थ केयर वाले थे, उसे हमने सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए रखा था और उसे हमने पेड रखा था। और पेड रखने का रीज़न ये था कि हम चाहते थे कि हर किसी को वो इन्फॉर्मेशन ना मिले, जो इन्वेस्टिंग के प्रति सीरियस है उनको ही वो इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं है और इन्फॉर्मेशन दूर दूर तक पहुंच जाती है तो उसका फ़ायदा हम फिर नहीं ले पाएंगे उस तरीके से। और प्राइस भी हमने देखिए बहुत नॉमिनल रखा था, 425 रुपीज़, वो भी वन टाइम पेमेंट। तो अगर आप इस पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेफर करिए। अगर कुछ क्वेरी है तो हमें बेशक लिखिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और दोस्तों अंत में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इसे आपको शॉर्ट टर्म आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट मत देखिए कि 6 महीने 8 महीने पैसा लगा देता हूँ तो डबल हो जाएंगे या 30-40% 50% गेन मिल जाएगा। इसे आपको एक लॉन्ग टर्म एफडी और एक पीपीएफ की तरह देखना है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि हॉस्पिटल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कोई आसान काम है नहीं, इसमें काफ़ी वक्त लगता है और उसके इन्वेस्टमेंट के फ्रूट्स आने में इसलिए हमें कई साल लगेंगे। इसलिए इस वक्त पोर्टफोलियो बनाइए और बनाकर भूल जाइए, 3-4 सालों के बाद देखिए आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कल फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।